हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। और आज हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो क्लास। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। ये डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। बिटवीन पार्टनर्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर कम से कम दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो लोग आपस में एग्री कर चुके हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन से तीन बातें हमें उठानी हैं। वो तीन बातें क्या हैं, आइए देखते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहली बात तो ये, पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए और उन्होंने आपस में एग्री किया हो प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किस चीज़ का प्रॉफिट वो शेयर करेंगे? एक बिजनेस का। तीन इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। कम दो पार्टनर होने चाहिए, वहाँ पर एक बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने की उनकी आपस में इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगली और लास्ट बात इसमें बताई गई है कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस को कैरी करेगा कोई एक, बिजनेस को कैरी करेंगे सारे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फर्म के अंदर तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो पहली सिचुएशन तो ये कहती है कि बिजनेस को एक्टिवली सारे पार्टनर मिलके चलाएंगे, यानी कि उस बिजनेस में जो भी काम होगा उसमें तीनों पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। और लास्ट कंडीशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है और एनी ऑफ देम, उनमें से हो सकता है कोई एक पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो जो भी काम करेगा, चाहे उससे बिजनेस को प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, उसको सारे लोग शेयर करेंगे, सारे लोग उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अगर हम लीगल एंगल से देखें तो यहाँ पे बताया गया है इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि जो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होती है। मतलब शेयर होल्डर्स और कंपनी, उन दोनों का जो एग्जिस्टेंस है, लीगल एग्जिस्टेंस है, वो एकदम अलग होता है। यानी कि कंपनी अगर डिसॉल्व भी हो जाती है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ होती है उनके शेयर की फेस वैल्यू तक, उससे अलग उनसे कुछ भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में बताया गया है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जाएगा। तो ये पॉइंट है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट सेपरेट, यानी कि फर्म के पार्टनर और फर्म अलग नहीं मानी जाती। लेकिन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का क्या? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस के पार्टनर्स और बिजनेस यानी कि फर्म और फर्म के पार्टनर्स, इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा, तभी अकाउंटिंग सही तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों के दो अलग आंसर हैं कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म सेपरेट नहीं है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मतलब पार्टनर अलग और फर्म को अलग माना जाता है। तो दोनों चीज़ों के दो अलग आंसर हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास फीचर्स, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पार्टनरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, फीचर का मतलब, जो पार्टनरशिप है बेसिकली उसके मेन एलिमेंट क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है जो एक पार्टनरशिप के अंदर होते ही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, टू और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम दो पार्टनर होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन मन में आ सकता है कि दो पार्टनर तो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? तो मैक्सिमम एज ऑफ नाउ, आज की डेट में जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं किसी भी फर्म के अंदर वो 50 हो सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम दो पार्टनर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं। अगला पॉइंट, एग्रीमेंट। अब अगर किसी बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है
उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किसको क्या करना है, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी रहेगी। फ्यूचर में मतलब सारे पार्टनर्स क्या क्या करेंगे, क्या क्या ड्यूज़ हैं और क्या क्या डोंट्स हैं, मतलब क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं। तो उन सब के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट का मतलब है कि एक पेपर पे एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, सारे पार्टनर्स उस एग्रीमेंट के सारे क्लॉजेस को पढ़ेंगे और लास्ट में सारे पार्टनर्स उस पर अपना साइन करेंगे। तो उससे ये बात कंफर्म रहेगी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इस फॉर्म के लिए, उस पर तीनों पार्टनर्स या चारों पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं सारे एग्री हुए हैं। तो ये रिटन भी हो सकता है, वर्बल ओरल भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो चलता है वो रिटन एग्रीमेंट ही होता है। अगला पॉइंट है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो काम है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कोई भी लोग मिल के कोई ऐसी फर्म नहीं बना सकते जो इलीगल काम करे या अनलॉफुल काम करे, वो प्रोहिबिटेड है अंडर द लॉ। तो ध्यान रखें पार्टनरशिप फर्म का जो काम होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग मिल के आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो उस बिज़नेस के प्रॉफिट को बांटने की उनकी इच्छा होनी चाहिए। अगर वो प्रॉफिट को आपस में शेयर करने की इच्छा रखते हैं तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाई जा सकती। ये बात डेफिनेशन के अंदर भी बताई गई थी। 3 बातें जो इंपॉर्टेंट थी, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस का होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट भी एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन से ही निकलता है, जिसमें बोला गया है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट पॉइंट कहता है कि बिजनेस को एक्टिवली सारे पार्टनर्स भी मिलकर चला सकते हैं और कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है, लेकिन वो सबका एजेंट माना जाएगा, यानी कि जो वो करेगा उसके लिए सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज़ एन एग्रीमेंट इन बिटवीन द पार्टनर्स। ये एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। तो एक क्वेश्चन आता होगा कि एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है। तो सिंगल ओनर है तो उसका अपने आप में कोई डिस्प्यूट अपने आप से नहीं हो सकता। उसे जो करना है उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे उसे बुरा लगे, चाहे वो फेवरेबल हो बिजनेस के लिए चाहे वो अनफेवरेबल हो। अगर उसे वो बात ठीक लग रही होगी तो वो उसे करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को अगर कोई चीज़ ठीक लग रही है तो हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स उस चीज़ को ठीक ना समझ रहे हों, तो ऐसे में डिस्प्यूट होगा। कोई कुछ काम करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, येस और नो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो पार्टनरशिप डीड इसीलिए बनाई जाती है कि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना आए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो एग्रीमेंट होता है वो पार्टनर्स के बीच में रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो इट कैन बी रिटन और ओरल। मतलब रिटन का मतलब राइटिंग में होगा जिस पे सबके साइन होंगे, ओरल का मतलब आपस में बात कर ली। तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा आप बताओ? तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बेटर होगा रिटन, क्योंकि ओरल का क्या भरोसा, आज आप कुछ कहते हो कल आप कुछ कहते हो तो प्रूव नहीं कर पाओगे आप। लेकिन रिटन है और उस पर अगर सबके सिग्नेचर हैं तो वो बात फ्यूचर में प्रूव की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन होगा तो वो अच्छा माना जाता है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारे पार्टनर्स अपने साइन करते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं सब उस पर साइन कर देंगे, तो इससे बात कंफर्म हो जाती है कि इस एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी हुई हैं उस पर हम सारे पार्टनर्स ने मिलके अपनी कंसेंट दी है, हमने उसको एग्री किया है, येस और नो। मन में बात आती हो कि सर इस एग्रीमेंट में आमतौर पे लिखा क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या क्या होता है आमतौर पर। इसमें सारे पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनका नाम पता, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी ड्यूटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, किसी वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर किस रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो एडमिट करते हुए कंसेंट, इच्छा, इंटेंशन सबकी होनी चाहिए, या मेजॉरिटी की इंटेंशन होगी तो पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड के अंदर कवर कर दिए जाते हैं, जिस पे सारे पार्टनर्स अपने साइन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होती है? जितने भी पार्टनरशिप फर्म है क्या सब में पार्टनरशिप डीड का होना ज़रूरी है? आंसर इज़ नो। पार्टनरशिप डीड है तो अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है कुछ पार्टनरशिप फर्म्स के पास। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप डीड तो होती है, लेकिन फ्यूचर में कोई एक ऐसा डिस्प्यूट आ गया जिस पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आ गया, वो पॉइंट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा ही नहीं है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है, और वो क्वेश्चन ये है
कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है वो पॉइंट उस डीड के अंदर नहीं है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं और इसमें 6 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, नो सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, इस पर काफ़ी इमोशनल पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि कोई पार्टनर कंपनी में काम कर रहा है, बाकी पार्टनर काम नहीं कर रहे, तो जो पार्टनर काम कर रहा है वो सैलरी की डिमांड करता है, तो आप बताओ उसको सैलरी देंगे या नहीं देंगे अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ध्यान रखना, आपको इमोशनल नहीं होना है। आपका आंसर होगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट इसी तरीके से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा किसी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। तो नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो गई, उन्होंने स्टार्ट करते हुए कहीं आपस में डिस्कशन नहीं किया इस बात के ऊपर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, डीड के अंदर बात नहीं लिखी गई, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा सारे पार्टनर्स का। तो चाहे फिर किसी पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई हो या किसी पार्टनर ने कैपिटल कम लगाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी का ही, फर्म का ही कोई पार्टनर लोन दे देता है। तो अगर फर्म को लोन मिला है किसी पार्टनर से, फर्म के ही पार्टनर से, तो आमतौर पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टनर लोन दे रहा होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात डिसाइड हो जाएगी कि वो कितना इंटरेस्ट लेगा, फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। लेकिन अगर ये बात आपस में उन्होंने डिसाइड नहीं की है और बाद में इस पर डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम दिया जाएगा। आई रिपीट, ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बात नहीं हुई है तो, अगर बात हो रखी है एट द टाइम ऑफ लोन, अगर जो पार्टनर लोन दे रहा है अगर उसने पहले ही बात कर ली है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 10% से, तो 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको मिलेगा इंटरेस्ट, यस और नो। और अगर बात नहीं हुई है तब यहाँ पे 6% का पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी फॉर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब उसमें एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है जिसका नाम है डी। ए कहता है सर एडमिट कर लो, बी कहता है एडमिट कर लो, सी कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद ये व्यक्ति, किसी भी कारण से वो कहता है मैं एडमिट नहीं करूँगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि उस पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एडमिशन तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर इस पॉइंट के ऊपर एग्री करते हों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है माइनर कैन बी एडमिटेड इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री। क्या किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई माइनर एडमिट हो सकता है? तो आंसर इज़ येस, अगर रिमेनिंग सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट देते हैं तो, यानी कि अगर रिमेनिंग सारे पार्टनर्स कहते हैं येस, तो माइनर का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम हो। तो अगर 18 ईयर्स से कम का पर्सन है तो उसे माइनर बोलते हैं। तो रिमेनिंग सारे पार्टनर्स अगर अपनी कंसेंट देते हैं, अगर वो एग्री होते हैं, तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगला पॉइंट, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड इन और रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। कोई भी पर्सन एडमिट हो सकता है या पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर्स, रिमेनिंग सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट देते हैं तो, या फिर ये बात एग्रीमेंट में लिखी गई हो। तो एग्रीमेंट में जो बात लिखी गई है, जो पॉइंट दिया गया है, जो क्लॉज दिया गया है, उसको बेस बना के उसको यूज़ करते हुए कोई भी पर्सन एडमिट हो सकता है या पार्टनरशिप से अपना रिटायरमेंट ले सकता है। आओ इसे थोड़ा समझते हैं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब क्या हुआ, एडमिशन के सेंस में देखते हैं। मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं, ए, बी और सी, और वो एडमिट करना चाहते हैं डी को। तो अगर वो डी को एडमिट करना चाहते हैं तो अगर ये तीनों पार्टनर येस बोलते हैं तो डी एडमिट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, येस और नो। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात बोली गई है तो उस डीड को बेस बनाकर उस पार्टनर को एडमिट कर लिया जाएगा। डीड में क्या हो सकता है, डीड में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं और वो डी को एडमिट करना चाहता है, तो हो सकता है डीड में बोला गया हो कि ए और बी अगर येस बोलते हैं, यानी कि मेजॉरिटी अगर हाँ बोलती है तो ये एडमिट हो सकता है। तो इस पॉइंट के थ्रू सिर्फ ए और बी के बोलने पर भी डी एडमिट हो सकता है। सेम ये पॉइंट रिटायरमेंट के ऊपर भी है। कोई भी
पार्टनर किसी फर्म से तभी रिटायर हो सकता है जब रिमेनिंग सारे पार्टनर्स उसको अपनी कंसेंट देते हैं रिटायरमेंट के लिए, या फिर वो बात पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से लिखी गई हो। यस, अगला पॉइंट कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ ऑप्शनल। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? आंसर इज़ नो। उसका रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल और ये कंपलसरी नहीं होता है। यानी कि अगर कुछ लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लॉ में ये बात बिल्कुल कंपलसरीली नहीं बोली गई है कि उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फ्यूचर में उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो रजिस्ट्रेशन ना करवाने की स्थिति में उन्हें नहीं मिल सकते हैं। तो एग्ज़ाम के एंगल से बात ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी। वो कंपलसरी नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द डीड। जब तक कि पार्टनर्स ने कोई बात पार्टनरशिप डीड में ना लिखी गई हो, किसके रिस्पेक्ट में? कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में वो फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व का मतलब वो फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि डीड में ये बात साफ साफ पहले से ही लिख देनी चाहिए कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स उस बिज़नेस को कैरी करेंगे। अगर डीड नहीं है या डीड में ये पॉइंट नहीं है और सडनली किसी की डेथ हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सडनली किसी की डेथ हो जाती है तो एज़ पर लॉ वो पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लास समझ में आई होगी, आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।